तो बेसिक सी बात है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है संकल्पनाओं का। जब आप बिगनर हैं तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, तब कहीं जाकर आगे जो चीजें हैं उनको समझने का सामर्थ्य आप जुटा पाओगे। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो अब आपसे सीधा कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर अब ज्यादा वेटेज किसको दिया जाने लगा है? अप्लाइड या एप्लीकेशन प्रकार के प्रश्न। वैश्विक स्तर पर जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आरोपित किया, अब हम ट्रेड डील कर रहे हैं, तो इसके पीछे का आर्थिक लॉजिक आखिर क्या कहता है? डेटा का मतलब इकोनॉमी या इकोनॉमी का मतलब डेटा नहीं है, ये समझना जरूरी है। पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ये समझना जरूरी है। तो अगर इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट, उसके नेचर की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स। और जैसा इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने अपने लेवल पर पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत कंसेप्ट्स हैं, है ना, जो फंडामेंटल्स हैं, उनमें स्ट्रगल वाली स्थिति बन रही है। तो इकोनॉमी अगर मैं एज ए सब्जेक्ट बात करूं तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ट्रस्ट में आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बात कंसेप्ट है। जैसे एक दो बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी क्लासरूम स्टूडेंट हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या बिना कंसेप्ट्स को समझे इकोनॉमी को समझा जा सकता है? हर बात कंसेप्ट है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है ना? आपने इधर उधर समाचार में सुना होगा रुपी कमजोर हो रहा है, रुपी मजबूत हो रहा है, कमजोर होता ही ज्यादा सुना होगा, मूल्यह्रास हो रहा है ना? तो इसका भाव क्या निकलता है, विनिमय दर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की विनिमय दर प्रणाली होती क्या है। अभी बजट सर्वे, मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत कुछ आपने नहीं पढ़ा है, तो बजट और सर्वे को ज्यादा समझ पाना तो आपके जो है सामर्थ्य में नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा बजट सर्वे जब आया कि हाँ, राजकोषीय घाटा इतना रहने का अनुमान है, राजस्व घाटा इतना रहने का अनुमान है, डेट टू जीडीपी को लेकर हमारा अनुमान ये बनता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो। ये जो सारे शब्द हैं, ये शब्द नहीं बल्कि अवधारणाएं। जब तक इनका भाव नहीं समझ में आएगा तब तक आपको कोई भी कह दे कि भारत का राजकोषीय घाटा आने वाले वित्त वर्ष में 4.3% रहने वाला है, चाहे आपको डेटा पता है, लेकिन इस डेटा का भाव आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि डेटा का अर्थ क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तभी तो समझ में आएगा कि 4.3% फिस्कल डेफिसिट होने का निहितार्थ क्या बनता है। तो बेसिक सी बात है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है संकल्पनाओं का। जब आप बिगनर हैं तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, तब कहीं जाकर आगे जो चीजें हैं उनको समझने का सामर्थ्य आप जुटा पाओगे। लेकिन कई बार होता क्या है, देखिए, अब चीजें तो अपने समय अनुसार चल रही हैं, उनको ये नहीं पता। जैसे आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। सत्येंद्र ने कब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की? पता चले जिस दिन ये तैयारी कर रहे हैं या इन्होंने शुरू किया उसी दिन बजट या आर्थिक सर्वेक्षण आ जाए। तैयारी की इनको पता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, और ये उठाकर बजट और सर्वे पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन क्या बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने का सामर्थ्य है? क्या इनके फंडामेंटल या बेसिक्स तैयारी शुरू करने के साथ ही इतने क्लियर हैं कि इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स को अप्रोच कर पाए? उत्तर है नहीं। तो आपको तैयारी के क्रम में धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा और सही समय पर सही चीजों को पढ़ने का निर्णय लेना पड़ेगा। तो जो चौथी प्रमुख बात है वो ये है कि इकोनॉमी में कभी भी संकल्पनाओं या अवधारणाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपने वहां कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उसके आगे की कहानी, कोई भी डेटा, कोई भी ट्रेंड आप कभी भी प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी मटेरियल आप पढ़ें, सबसे पहले उस मटेरियल में आपको कंसेप्ट या संकल्पनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर बाद
4-5 जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको उठाकर मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात, कंसेप्ट पढ़ लिया, आप आर्थिक लॉजिक को समझिए। कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो क्या रटने से काम चल जाएगा? उत्तर है नहीं। अब यूपीएससी परीक्षा का नेचर वो रहा ही नहीं कि कोई भी बच्चा रटकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले, नहीं, समझ होनी चाहिए। क्यों? इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो अब आपसे सीधा कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर अब ज्यादा वेटेज किसको दिया जाने लगा है? अप्लाइड या एप्लीकेशन प्रकार के प्रश्नों को। तो जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, रटना अलग है और समझना अलग है। जब आप समझते हो तो जो लाइन आपने पढ़ी है, अगर उस लाइन से इतर भी कुछ घुमा फिरा कर दे दिया जाता है तो उसे सोल्व करने की कैपेबिलिटी आप में होती है। अन्यथा आपको सदैव ये लगेगा कि अच्छा, मैंने तो सिर्फ इस बात को इसी प्रकार से लिखा हुआ पढ़ा था, क्या इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है? अगर ये डाउट है तो इसका मतलब क्या है? आपने समझा नहीं है, आपने रटा है। तो कंसेप्ट्स को समझने के लिए दूसरा काम क्या करना है? आपको लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करनी है, आपको जिज्ञासु बनना है कि आखिर वस्तु को वस्तु और सेवा को सेवा क्यों कहा जाता है, दोनों के नेचर में क्या अंतर है, उत्पादक उत्पादन क्यों कर रहा है, उपभोक्ता ने किसी भी वस्तु का उपभोग किया, किसी भी सेवा का उपभोग किया तो उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। वैश्विक स्तर पर जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आरोपित किया, अब हम ट्रेड डील कर रहे हैं, तो इसके पीछे का आर्थिक लॉजिक आखिर क्या कहता है। जब चीजों के आर्थिक लॉजिक को आप समझकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपकी समझ बेहतर होगी, आप रटने से सीखने के स्तर पर चले जाओगे। और जब आप यहां तक पहुंचोगे तब कहीं जाकर आप इकोनॉमी के प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। क्योंकि अभी मैं कुछ समय बाद आपको कुछ प्रश्न भी दिखाऊंगी जिनसे आपको ये स्पष्ट होगा कि केवल रटने या याद करने से प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। तो जब भी डॉक्यूमेंट को आप अप्रोच करें, कंसेप्ट्स को पढ़िए और कंसेप्ट्स को समझने के लिए उनके पीछे का जो लॉजिक है उस लॉजिक को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे, एक बच्चे की तरह आप पढ़ोगे, तो आप देखना इकोनॉमी को समझना आपके लिए कितना आसान होगा। जैसे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल जो सबसे पहले मैंने दिया, वस्तु और सेवा, सबने सुना होगा, लेकिन अगर हमने कहीं पढ़ा नहीं है, आपसे कोई पूछ ले वस्तु और सेवा का अंतर क्या है, ट्रस्ट में दो अंतर बताना मुश्किल हो जाएगा। और हम सारे दिन इनका नाम लेते हैं, अमुक वस्तु अमुक सेवा। जैसे शिक्षा क्या है? सेवा है। चिकित्सा क्या है? सेवा के तहत आता है। परिवहन भंडारण क्या है? सेवा है। आप पार्लर्स में जा रहे हो, स्पा में जा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? सेवा मिल रही है। आपने बैग खरीदा, आपने पुस्तक खरीदा, आपने भोजन खरीदा, क्या है? वस्तु है। अब यहां पर आपको आर्थिक लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्यों वस्तु को वस्तु कहा जाता है और क्यों सेवा को सेवा कहा जाता है। दोनों के नेचर, दोनों की प्रकृति में क्या कोई अंतर है जिस आधार पर हम वस्तु को वस्तु या सेवा को सेवा कहते हैं। सीधा अंतर देखकर रटने की बजाय जब आप खुद सोचकर समझने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएंगी। और समझने के बाद जो बार बार हम भूलते हैं, है ना, वो जो शिकायत है वो भी कम होगी, क्योंकि समझकर पढ़ने से रिटेन करने की एबिलिटी भी हमारी बेहतर होती है। साथ ही इकोनॉमी में जो भी चल रहा है उसके संदर्भ में हमारी नीतियां क्या कह रही हैं, सरकार क्या नीतियां बना रही है, आरबीआई के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये जो सारा एरिया है ये भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। क्या कभी आपने देखा यूपीएससी ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा हो कि अमूक बिजनेस यानी टाटा की ये नीति, रिलायंस की ये नीति? नहीं। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन नीतियों या उन इनिशिएटिव से पूछे जाते हैं जो हमारी संस्थाओं या सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है समग्र तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी बदलाव, कोई भी बात जो चर्चा में है और जो चर्चा में आया क्योंकि सरकार और सरकार की एजेंसी उस बारे में बात कर रही है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर एक बिजनेस के लेवल पर जो डेवलपमेंट चल रहा है, इस क्वार्टर में इनका लाभ इतना रहा, उतना उनका घाटा रहा, ये सारी चीजें बिजनेस न्यूज परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है।
और अगला यहाँ पर दिया भी गया है संस्था, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सारी संस्थाएं, इनके निर्णय भी हमारे लिए इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब भी इकोनॉमी की बात करें, हम करंट अफेयर को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डायनामिक प्रकार का विषय है, करंट डेवलपमेंट से इसका गहरा जुड़ाव है। करंट डेवलपमेंट से सारा जुड़ाव आज के समय में हमारे लिए, आगे हम पढ़ेंगे, बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर, संपूर्ण विश्व के साथ संबंध इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर जैसी स्थिति है, जो भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच चले, चाहे वो मिडिल ईस्ट में चले। अच्छा, चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर होता है वो भी कहीं ना कहीं भारत के हितों को प्रभावित करता है। तो जो कुछ करंट अफेयर में चल रहा है, आज के समय में एआई समिट कितना चर्चा में है, अब इकोनॉमी में एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से हो सकता है, क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस करेगा, क्या बेरोजगारी को बढ़ा सकता है, या एआई हमारे लिए एक अवसर है? जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी ऐसी ऊर्जा जो संधारणीय स्रोतों से प्राप्त होती। हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें, यानी हर कुछ जो करंट अफेयर में चल रहा है, जो इकोनॉमी से लिंक होता है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हो जाता है। और इस बात की पुष्टि सीधा सीधा प्रश्नों से होती है। जैसे एक और प्रश्न का मैं उदाहरण देती हूँ, कोविड-19 सबको याद होगा। कोविड-19 के समय नीतिगत दरों को, ब्याज दरों को कम किया जाता है। कोविड-19 के बाद चूंकि फिर इन्फ्लेशन होता है, ब्याज दरें सस्ती हैं, कम है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए फिर से ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। तो यूपीएससी एक प्रश्न पूछ देती है, कोविड-19 के बाद वैश्विक स्तर पर यह देखा गया कि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाया। दूसरा स्टेटमेंट, इसके पीछे कारण ये रहा कि केंद्रीय बैंकों को लगता है कि ब्याज दरों को बढ़ाकर वो अर्थव्यवस्था में धन की मांग को कम कर सकते। सिंपल देखना, कंसेप्ट और करंट दोनों जुड़ गया। कंसेप्ट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ब्याज दर, यानी जब आप उधार लेते हो ब्याज देना है, ब्याज महंगा होने, ब्याज दर कम होने, सस्ता होने का क्या प्रभाव पैसे की मांग पर पड़ता है ना। और दूसरा, करंट में एक डेवलपमेंट हुआ, आपको पता होना चाहिए कि ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं या नहीं बढ़ाई गई। दोनों को जोड़कर प्रश्न पूछ दिया गया। तो चाहे मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, चाहे मुख्य परीक्षा की बात करूं, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब करंट अफेयर को पढ़ना कब है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी के लिए जो 4-5 बातें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो उलझन बढ़ेगी और स्पष्टता कम होगी। पता चले आए थे आप इस सेशन में कुछ सीखने के लिए और ज्यादा कंफ्यूज होकर घर जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात कि सिर्फ ये नहीं सोचना है कि डायरेक्ट इकोनॉमी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, अन्य विषयों के साथ भी जुड़ाव है और विषय का नेचर डायनामिक है। इस बात को समझकर इकोनॉमी को अप्रोच करना है, पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े इत्यादि के पीछे अभी जब आप शुरुआती चरण में हैं तो भागने की बजाय पहले अपने बेसिक, अपने फाउंडेशन को सही कीजिए, यानी कंसेप्ट्स पर काम कीजिए। और कंसेप्ट्स को समझने के लिए जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते समय प्रोसेस कीजिए कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है। अगर लॉजिक समझकर पढ़ोगे तो जो फंडामेंटल्स है वो ज्यादा बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएंगे। इसके साथ सिर्फ अगली बात मैंने ये बताई कि आपको ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में जो कुछ एक बिजनेस सबके स्तर पर हो रहा है पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, सरकार, आरबीआई, सेबी जो हमारी प्रमुख संस्थाएं या सरकार है उसका क्या निर्णय है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या देखने को मिल रहा है, वो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। और साथ ही जब भी समाचार पत्र पढ़ें या करंट अफेयर का कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ें तो ध्यान रहे कि सिर्फ करंट अफेयर नहीं बल्कि स्टैटिक भी करंट अफेयर के चलते जरूरी हो जाता है। तो दोनों को साथ सही ढंग से और करंट अफेयर का भी महत्व समझकर अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो स्थिति आपके लिए मददगार रहेगी। क्लियर है? अब चलिए